ओके नितिन, ठीक है। बताइए आप लोग स्वच्छ जी। वायु सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, कौन बताएगा? रोहित सर आप बताइए। सर सर वेस्ट टू वेल्थ है। वेस्ट वेस्ट टू वेल्थ है सर। हाँ, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक। चलिए आ जाइए पेज नंबर 62 पे सभी लोग जल्दी से, पेज नंबर 62 दृष्टि पे, और 62 पे पहुँच के हैंड रेज़ कीजिए। दृष्टि की पेज नंबर 62 पे। सर ये एक क्वेश्चन था। जी सर, बोलिए। सर एक क्वेश्चन। जी, जी। सर अभी जो नमो भारत रैपिड रेल उद्घाटन के बारे में ये नितिन सर बता रहे थे, जी। तो इसमें तो नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग दिया हुआ है, तो वो दुहाई और क्या बता रहे थे और इसका डिटेल नहीं हुआ इसमें। वो रीजनल रैपिड है। ये वाला वंदे भारत का है सर, और जो बता रहे तो RNSTS वाला रैपिड वाला। वो रीजनल रैपिड वो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर, रोहित सर। और ये वंदे भारत के लिए है। अच्छा, इसका नहीं है ना फिर? देखिए अभी हम नमो भारत, हाँ, ठीक। नमो भारत अमृत भारत चलिए इधर से, अयोध्या होते हुए दरभंगा टू अयोध्या टू आनंद विहार टर्मिनल, अमृत भारत, ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है, इम्पोर्टेंट है। जी। ओके रोहित सर जी, अभी जी सर। पहले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेरी होगा, चूँकि मैं क्वेश्चन को सुन नहीं रहा था, उस समय मैं टेक्निकल देख रहा था, टेक्निकल थोड़ा-सा इश्यू था, अभी सही हो गया था, तो मैंने सोचा देख लें जल्दी से। चलिए ठीक है, आ जाइए पेज नंबर 62 पे, रैंकिंग से संबंधित है। सर जी मैम। सर जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की आप बात कर रहे हैं सर, उसका भी नाम तो नमो भारत ही है ना? मैम उसको देखना पड़ेगा, नमो भारत है, नमो भारत ही है। हाँ सर, नमो हाँ भारत जी सर। सर, नमो भारत वो ही नमो है भारत ही है, सर। लेकिन वंदे भारत अलग है, नमो भारत अलग है। सर एक्चुअली ये जो कंफ्यूजन है सर, एक वो चली थी अहमदाबाद से भुज के बीच में, जी, वहाँ से सर है। उसका नाम भी नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। हाँ। और सर जो ये RRTS है सर, इसमें रेल नहीं है सर, इसका नाम सिर्फ नमो भारत रखा गया है। जी। जी सर, ये है इसमें। ओके, चलिए ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 62। सर उसमें मेट्रो जुड़ा है क्या? जैसे अहमदाबाद से भुज वाले में मेट्रो ऐड है। वो नमो भारत मेट्रो है, देश की पहली अंतर शहरी है, ठीक है वो, अंतर शहरी है। एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है, ठीक? उसकी एक खासियत ये है। चलिए, पेज नंबर 62 पे आइए। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो भी रैंकिंग हम लोग पढ़ेंगे, रैंकिंग में सिर्फ़ देखेंगे पहले देश का नाम और अंतिम देश का नाम, साथ में उससे संबंधित कौन-सा संस्करण है और किसने जारी करना है, ठीक है? किस संस्था ने जारी किया है और भारत की रैंकिंग उसमें कितनी थी, कितने देशों में से? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कुछ चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट होंगी, जैसे मान लीजिए कुछ रैंकिंग होती है, किन-किन सूचकांकों मतलब कौन-कौन से उसके आधार पॉइंट होते हैं, उन आधार पॉइंटों को देखते हुए हम लोग आगे उनको देखेंगे। तो सारे का नहीं आधार पॉइंट देखना है कि पता चला हम सारे का आधार पॉइंट देख लें और जो हमें एग्ज़ाम में आना है वो वही भूल जाए, ठीक है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2007 से जारी होता है, ठीक है? 2007 से जारी होता है और ये 2024 में 17वाँ संस्करण आया है। 2024 में 17वाँ संस्करण आया है। अगर आप इसकी जारी करने की तिथि याद रख लेंगे, तो संस्करण याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? 2007 में 17 आप जोड़ेंगे, सीधे-सीधे 24 आ जाएगा, ठीक? तो ये एक बार याद कर लीजिए तो बार-बार हमेशा याद रहेगा कि कौन-सा संस्करण है, 2007 में पहली बार आया था और इस सूचकांक का प्रकाशन जो है विपो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन बताएगा? विपो की स्थापना कब हुई थी? जी ऋषि मैम बताइए आप। सर 1967 में। 1967 में। इसका मुख्यालय कहीं पे है? सर जेनेवा में। जिनेवा में। चलिए ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, एक बार और आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, कन्फर्म रहनी चाहिए सबको, ठीक है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इससे संबंधित जो आप जानते हैं कॉपीराइट एक्ट है और ये सारे जो है ना, कॉपीराइट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट है, उसके बाद फिर पेटेंट एक्ट है और क्या एक्ट बताया गया था? 4-5 एक्ट बताया गया था। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बताया गया था और हाँ, जीआई नहीं, हाँ, जीआई एक्ट भी इसी के अंतर्गत आता है और एक और था इम्पोर्टेंट, ध्यान से उतर रहा है। 5 एक्ट इसके अंतर्गत आते हैं भारत में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत, ठीक है? तो वीपो द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन था पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी के साथ किया जाता है, यानी वीपो और पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा दोनों मिलकर इसको करते हैं, ठीक है? और साथ में
इसमें कारपोरेट नेटवर्क में भागीदारी में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है, सीआईआई है, और फिर सीएनआई है यानी ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये सब नहीं ध्यान रखना है, बस हमें याद रखना है कि वीपो और द पोर्टलंड्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है? इतना पहले मार्क करिएगा 2 चीज़ें इसमें से। वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में ये पहली बार जारी हुआ था, 1967 में इसकी स्थापना हुई है वीपो की। वीपो की स्थापना कब हुई है? 1967 में, ठीक है? 26 सितंबर 2024 को प्रकाशन किया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत जल्दी हुआ है, ठीक है? हाल में हुआ है। इसका शीर्षक क्या है? देखिए, शीर्षक कभी भी याद कीजिएगा, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश मीडियम याद करके चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी-कभी क्या करता है, इंग्लिश को ही उठा के वो देवनागरी लिपि में लिख देगा, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये याद रखिएगा थीम। इसका शीर्षक है, शीर्षक क्या है? अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक? अब देखिए, इसमें कुल 133 देश हैं, जितना बोलते जाना है वही मार्क करते जाइएगा, ठीक है? कुल 133 देशों को इन रैंकिंग प्रदान की गई, कुल 133 देश है, ठीक है? और इसमें स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष पहले स्थान पर रहा। स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष नंबर 1 पर रहा, जो विश्व की सबसे नवाचारी यानी मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी घोषित की गई है, ठीक है? और अंगोला अंतिम स्थान पे है, ठीक है? अब देखिए कोड कैसे बनता है इसका, स्वीट अंगूर, नवाचार, स्वीट अंगूर लिखना शुरू कर दीजिए, नवाचार, ठीक है? नवाचार, स्वीट अंगूर, पहला हो गया और अंतिम हो गया, ठीक? नवाचार, स्वीट अंगूर, कन्हैया सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, नवाचार, स्वीट अंगूर। अब देखिए, नवाचार, स्वीट अंगूर, और अब इसमें नवाचार किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उसी के आगे जोड़ लीजिए वीपो और पोर्टुलेंस, वीपो पोर्टुलेंस, वीपो पोर्टुलेंस। साथ ही में कुछ बोलना है क्या आपको? सर पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। पेज नंबर 62 मैम, पेज नंबर 62, जितने भी लोग अभी नए नए ज्वाइन किए, पेज नंबर 62 पे। थैंक यू सर। ओके, तो वीपो पोर्टुलेंस का नवाचार, अब देखिए पढ़ना इसी तरह से, वीपो पोर्टुलेंस का नवाचार, स्वीट अंगूर, कौन देख रहा है? स्वीट अंगूर देख रहा है, ठीक है? स्वीट अंगूर। और अब यहाँ पर हम लेके आएंगे भारत की रैंकिंग को और कुल कितने देशों में से उसको, ठीक है? तो भारत जो है इस बार 39th रैंक पे है, ठीक है? 39th रैंक पे है। और अब यहाँ पे हो जाएगा वीपो पोर्टुलेंस का नवाचार स्वीट अंगूर हो जाएगा 39/133, 39/133। सभी लोग एक बार समझेंगे, 1-2 में आपको समझने में दिक्कत होगी, अगर एक बार समझ जाएंगे फिर सबसे आसान भाषा में आप इसको तैयार कर लेंगे, कभी भी ना तो गलत होगा, रैंकिंग को लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न आ जाए तो निश्चित रूप से सही हो जाएगा, ठीक है? जहां से प्रश्न उठना है वो हम लोग एकदम टारगेट करके पढ़ लेंगे। तो वीपो पोर्टुलेंस का नवाचार स्वीट अंगूर 39/133, सभी लोगों को एक बार लिख लीजिए, और जिसको ना समझ में आए एक बार पूछिए, मैं पहले एक बार समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है? देखिए, वीपो वीपो और पोर्टुलेंस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वीपो और पोर्टुलेंस के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा सूचकांक? नवाचार सूचकांक। कौन सा सूचकांक है? नवाचार सूचकांक है। और इसमें नंबर 1 पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। स्वीट से क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्वीट से क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। और अंगूर से क्या हो जाएगा? अंगूर से अंगोला। अंगूर से क्या हो जाएगा? अंगोला। ठीक है? अंगोला की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? अंगोला की राजधानी? अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। वेरी गुड। ठीक है, अंगोला की राजधानी लुआंडा। और भारत की रैंकिंग 39/133, यानी 133 देशों में से। ये हमेशा इस तरह से याद रखेंगे, तो भारत की रैंकिंग जितनी है और कितने देशों में से है, हर जगह पे यही हम लोग याद करेंगे। इससे क्या होगा कि हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन से बच जाएंगे कि किस में कितना था। ठीक है, एग्जाम में एक-एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि 7 लाख से अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं पीसीएस में, और 7 लाख में से हमें आना है 10 से 12,000 के बीच में आना है, अपने आप को लेके आना है। 13 मतलब 13 गुना सीट पे जब बुलाते हैं तो लगभग 13,000 मान के चलिए, अगर 1000 सीट होती तो। ठीक है? तो हमें एक-एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होने पाए। अब इतना सबको समझ में, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पूछिए, किसी को ना समझ में आया तो फिर से बता दें। क्योंकि एक बार समझना है रैंकिंग को, उसके बाद आप खुद बनाने लगेंगे और सब आसान हो जाएगा। किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए? या सभी को समझ में आया? ये सर कोड एक बार फिर से बता दीजिए सर कोड। बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, वीपो वीपो पोर्टुलेंस का नवाचार, वीपो पोर्टुलेंस का नवाचार स्वीट अंगूर 39/133। वीपो पोर्टुलेंस का नवाचार स्वीट अंगूर 39/133। ठीक है? अमन सर आप ही पूछे थे?
नहीं सर। अच्छा अभी चलिए जिन्होंने पूछा था सर आपको समझ में आ गया? लिख लिया आप? सर स्वीट एंगो। जी, स्वीट अंगूर, अंगो नहीं अंगूर लिखिए, स्वीट अंगूर, मीठा अंगूर खाते हैं ना आप? अंगूर से हो जाएगा अंगोला। अरे हमेशा यही रहेगा। एक बार आपको याद करना है, इंडिया की रैंकिंग आगे-पीछे होती है। इंडिया की रैंकिंग आगे-पीछे होती रहती है, लेकिन ये स्वीट अंगूर जो है हमेशा बना रहेगा। वीपो पोर्टुलेंस का नवाचार स्वीट अंगूर हर बार यही रहता है, वो आगे-पीछे दाएँ-बाएँ नहीं होता है, ठीक है? वो हमेशा यही रहेगा, बस इंडिया की रैंकिंग 1 पॉइंट आगे या 1 पॉइंट नीचे होती है, ठीक? सबको समझ में आ गया? ओके सर, ओके। और किसी को कोई दिक्कत? ऐश्वर्या मैम, अभिषेक सर, अजय सर, अल्केश सर, अमन सर, अमित सर। अगर आप लोग आज हाँ कर रहे हैं ना, तो कल हम पूछेंगे तो फिर आप लोगों को समझिएगा। और आज हाँ, पहले ही बता देते हैं, चलिए अभी बताएँगे बाद में। तो 39/133 है, ठीक है? सब लोग एकदम ध्यान से दीजिएगा, 39/133। अब देखिए इसमें क्या-क्या और चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इतना तो हमें देखना है कि किसने जारी किया, कौन-सी रैंकिंग है, पहले नंबर पे कौन-सा देश है और अंतिम रैंक पे कौन-सा देश है और भारत की रैंकिंग कितनी है, कितने देशों में से है। ये तो हमारा एक स्टेटमेंट वाला अगर कोई भी प्रश्न बन जाए, तो सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें दिया है कि सबसे अधिक ये सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं, वो सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं। ये सब आपके कोई भी काम नहीं आने वाली हैं, ठीक है? ये सब कोई भी आपके काम आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे देखिए भारत को लगातार 14वें वर्ष, ठीक है? इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। आप देखेंगे जो कॉलम बना हुआ है उसके नीचे, लगातार 14वें वर्ष जो है 2011 से 2024 के बीच यानी 2011 से 2024 तक इनोवेशन ओवर परफॉर्मर्स घोषित किया गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 14वें वर्ष ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद उसके बाद आप देखेंगे भारत की रैंकिंग जो है 2023 में कितनी थी? 40वीं थी, ठीक है? 2023 में कितनी थी? 40वीं थी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक? उसके बाद आप नीचे उसके देखिए मध्य और दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न डायरेक्ट बनेगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व की यानी मध्य और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था किसे घोषित किया गया है? वो है भारत। क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर तुक्का भी लगाने की कोशिश करेंगे जो नहीं पढ़ा होगा, तो भारत की तरफ नहीं आएँगे क्योंकि सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है और मानेंगे कि सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है, ठीक है? इसे ध्यान रखिएगा। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, ठीक है? और साथ में भारत जो है निम्न मध्यम आय समूह वाला है, ये भी पकड़ लीजिए यहाँ पे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? निम्न मध्यम आय समूह वाले कुल 38 देशों में से यानी भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो कैसा है? निम्न मध्यम आय समूह वाला है, ठीक है? तो 38 देशों में किस पे है? 38 देशों में से ये शीर्ष स्थान पे है, ठीक है? चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज़ कीजिए सभी लोग। जी। अब इसके अलावा जिसको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, ठीक है? वो जो ऊपर दिया है वो सब पढ़ना पढ़ लीजिए, लेकिन इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लिंक कर लेंगे, 2 ठो रैंकिंग आनी है, 2 या 1 रैंकिंग जो भी आ जाए, ठीक है? चलिए, अब देखिए ये स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर, यूके एक बार खाली रीडिंग करके देखते चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड के बाद स्वीडन है, अमेरिका है, सिंगापुर है। बाई चांस अगर आ जाए, तो वो हमारा और आपका सबके लिए वो कन्फ्यूज़न वाला रहेगा, इसलिए नितिन कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, तो ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है इसमें 7 संकेतक हैं, ठीक है? कितने संकेतक हैं? 7 तो 7 संकेतकों में अलग-अलग जो दिया गया है, इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में जो है 54 नंबर पे है, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च में है 51 पे, ये सब याद मत कीजिएगा। आपको याद करना है कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं इसमें। इंस्टीट्यूशंस है, ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट मार्केट जो है मार्केट सोफिस्टिकेशन है, बिज़नेस सोफिस्टिकेशन है, उसके साथ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स है, क्रिएटिव आउटपुट्स है। ये याद रखना है आपको कि 7 क्षेत्र हैं, पूछने की संभावना मतलब मान के चलिए कि 1% है। बस ध्यान दे लीजिए कि हाँ 7 क्षेत्र हैं, इंस्टीट्यूशंस है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च है, इंफ्रा है, मार्केट सोफिस्टिकेशन है, बिज़नेस सोफिस्टिकेशन है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स है, क्रिएटिव आउटपुट्स है, इसे बस ध्यान देना है। इसके अलावा और भी कुछ नहीं देखना है। और रमेश सर आप अभी सबसे लास्ट में जुड़े हैं, आप पेज नंबर 62 पे आ जाइएगा दृष्टि के। ठीक है रमेश सर, मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है?
जी सर। ठीक है, चलिए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर, ये देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, इसी सूचकांक के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की घोषणा की गई है और ये कहाँ पर होगा? टोक्यो योकोहामा, विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है। ठीक है, कहाँ पर है? टोक्यो योकोहामा, जापान का। ठीक है, विश्व के 100 शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर हैं। बंदी मूचे, अगर कोड बना लीजिए, बंदी मूचे, बंदी मूचे, ठीक है? या बंदी मुंबई चेन्नई गई, ऐसे बना सकते हैं। बंदी मुंबई चेन्नई गई, जो आसान लगे। क्या बनाना चाहिए? बंदी मूचे बनाना चाहेंगे या बंदी जो है मुंबई चेन्नई गई? जो आप लोगों को आसान लगे लिख सकते हैं। बंदी मुंबई चेन्नई गई। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर में शीर्ष 100 में भारत के 4 शहर शामिल हैं। बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। और नंबर 1 पर कौन सा है? टोक्यो योकोहामा है। टोक्यो योकोहामा है शीर्ष 100 में। ठीक है सर, नंबर 1 पे है। ठीक। हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये वाला सबको समझ में आ गया? हैंड रेज कीजिए एक बार, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें। और कोड जो भी आसान लगे आप लोगों को, बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अभी आप लोगों को आसान लगेगा, आप लोगों को भी आसान लगेगा, लेकिन बहुत सारे जब आने शुरू होंगे, इसलिए कोड जरूर बना के रखिएगा हर जगह कोड, क्योंकि बिना कोड के कंफ्यूजन की स्थिति में बहुत जल्दी गलती होगा। ठीक है, कंफ्यूजन में 1 नंबर गंवाना नहीं है, हमें कंफर्म के साथ यानी कॉन्फिडेंस के साथ 1 नंबर एक्स्ट्रा लेके आना है। विवेक सर, सौरभ सर, आपका कोई क्वेश्चन बचा है क्या? सौरभ सर, जी नहीं सर। सौरभ सर, चलिए आ नहीं जाइए। सर, अभी नहीं है, बाद में सर। सर हैंड रेज है आपका, हैंड रेज तो हटा दीजिए, क्योंकि वहां से सर नहीं माइंड। सर, वो मतलब उसके लिए किया था। अच्छा, चलिए। फिर है, उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ठीक है। अब देखिए, ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी की प्रतिभा। इसका कोड ऐसे बनाते हैं हम लोग, आईएमडी, आईएमडी की प्रतिभा। ठीक है, आईएमडी की प्रतिभा। अब देखिए बन गया, आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है प्रतिभा सूचकांक यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। अब ऐसे आप लोग खुद बनाना सीख जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, खुद के लिए। आईएमडी की प्रतिभा। अब ठीक है, अब देखिए आईएमडी ने सितंबर 2024 में जारी किया। कब जारी किया है? सितंबर 2024 में। ये 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। ठीक है, यानी अब देखिए, जो वर्ल्ड प्रतिभा रैंकिंग है, कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करता है। कुल कितने लोग हैं? 67 अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें घाना, नाइजीरिया, प्यूर्टो रिको को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, ये 3 देशों को याद रखना है, घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टो रिको। घाना की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए जल्दी से। घाना की राजधानी क्या है? हैंड रेज कीजिए जी। निधि मैम, आप बताइए। अक्रा, वेरी गुड। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा है। उसके बाद नाइजीरिया की राजधानी, नितिन बताओ, नाइजीरिया की राजधानी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, अबूजा। ठीक है, और प्यूर्टो रिको खाई, प्यूर्टो रिको खाई किस जगह पे है रेशु मैम? प्यूर्टो रिको खाई किस जगह पर है? प्यूर्टो रिको खाई रेशु मैम। सर पैसिफिक ओशन में पड़ता है तो। पैसिफिक ओशन है प्यूर्टो रिको खाई। और कर्माडेक कहाँ पर है? कर्माडेक, कर्माडेक कहाँ पर है? प्रदीप सर। सर प्यूर्टो रिको खाई सर अटलांटिक में, पैसिफिक ओशन में। रुक जाइए, वही तो बता रहा है ना। आज का टेस्ट देख रहे हैं, किसी ने सॉल्व नहीं किया है। मैं वही देख रहा हूँ कि टेस्ट में आज किसी ने सॉल्व करके कुछ डाला नहीं है। मैं इसीलिए उसको उठाया हूँ प्रश्न को, कि इन चीजों को अगर आप लोग गलत करेंगे, ये प्रश्न आएंगे और फिर आप कहेंगे कि सर ये बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, क्या करें। कौन सा टेस्ट है आज जीएस सर, कौन सा टेस्ट है? मतलब जीएस2 में सर टेस्ट नहीं गया है। सर टेस्ट है सर, नहीं मिला था मुझे। जीएस2 में नहीं, जीएस2 में टेस्ट गया है सर। आज सर कोई टेस्ट नहीं हुआ सर, ना हिंदी सर जीएस2 का टेस्ट आया है सर, जीएस2 का टेस्ट आया है सर। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूं। ओके ठीक है, सब लोग आप ग्रुप देखिए, लिंक से पहले लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे है सर, उसमें कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप सब जगह पे है और किसी ने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, हाँ सर, किसी मैंने ने सॉल्व ही नहीं किया। हाँ सर किया तो बट सेंड नहीं किया है। तो नहीं किया है तो उसके लिए किया है जी सब लोग उसको डालिए, पहले वहां डालिए। मैंने सब
है, लेकिन आंसर भी नहीं मिलाया है। नहीं तो मिला के डालिए, पहले उसको डाल दीजिएगा, फोटो खींच के तुरंत डाल दीजिए यहाँ सब लोग, क्योंकि यहाँ से ये होगा कि सर भी देखेंगे, कहेंगे कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, आप लोग समझते नहीं है किसी चीज को, और आप लोग तब उसके बाद बोलेंगे कि सर सुपर 30 बना लीजिए बैच, ये बैच बना दीजिए। एक चीज जान लीजिए, हम इफ बट नहीं सुनने वाले हैं। अगर बैच आज रात में मैं ग्रुप बना लूंगा और उसमें शामिल कर लूंगा, उसके बाद जो उसमें शामिल रहेगा उसमें हम इफ बट पैसे का नहीं सुनने वाले हैं, सब कुछ वहां पे एकदम रगड़ के करा देंगे। और रमेश सर यहाँ पे सामने हैं, रमेश सर आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कैसे करते हैं? सर जी, कोई टेस्ट किसी ग्रुप में नहीं आया सर जी। सर GS2 में है, आप दोनों में सर GS2 में है। तो सर ऐसा उस ग्रुप में ना जुड़ा हूँ, आपने लगाया था, नहीं मिला था, खाना बना रहे थे इस वजह से। आप सर पहले ग्रुप से हैं क्या सर सौरभ सर? जी सर, मतलब मैं पहले ग्रुप में हूँ सर। नहीं तो सर आप दूसरे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए थे क्या? नहीं जी, पहले ग्रुप में जो जिसमें मतलब सर जी शनिवार अरे रविवार टेस्ट कराते हैं और रेगुलर टेस्ट कराते हैं, हिंदी भी भेजते हैं सर जी। सर देखिए वो GS का अलग ग्रुप है, और GS वाले में GS फर्स्ट में आप होंगे, तो GS फर्स्ट का फुल लेंथ टेस्ट बचा है, ठीक है, और GS2 में हाँ सर, अभी हाँ। रेगुलर चल रहा है, ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट जो है संडे को हाँ सर, चलेगा, वो तो देख चुके हैं। ठीक है, संडे को चलेगा, वो संडे को रहेगा, ठीक है, हाँ उसकी जी सर। ठीक है। चलिए, तो ये दूसरे वाले बैच की बात हो रही है, जो दूसरा GS का बैच बना हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम याद रखिएगा, कोई भी इफ बट नहीं सुनना है, जितना बताया जा रहा है उसको ध्यान से करिए। प्यूटोरिको खाई कर्माडेक खाई सारा उसमें आज की टेस्ट में सारा डाला गया था, प्यूटोरिको कर्माडेक, उसके बाद फिर डायमंटीना, जितना है सब डाल दिया गया। आप लोग उसको अगर नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है, ये सोच के नहीं कि उठा के कोई भी क्वेश्चन उठा के फेंक दिया गया, लो भैया टेस्ट 40 क्वेश्चन देना, दे दिया गया। आप चाहे वो करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखिए, करंट अफेयर्स आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे, 8-8 करंट अफेयर्स दिया जा रहा है उठा के, और ऐसा करंट अफेयर्स कि हमें लगता है कि हूबहू आ सकता है वो प्रश्न, ठीक है, कोई भी प्रश्न ऐसे रैंडम उठा के नहीं फेंक दिया गया है। आप लोग इसको समझ नहीं रहे, और जब टेस्ट में जब एग्जाम में गलती करेंगे बाद में पछताएंगे, और रमेश सर इसके सबसे जीवंत उदाहरण है, सामने हैं आप लोगों के, ये हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से जुड़े, हम लोग साथ में LLB भी किए हैं, और इन्हें पता है कि जितना हम बोलते रहते हैं, जितना पढ़ाते रहते हैं, उसमें से लगभग चीजें आती रहती हैं, और ये खुद नहीं कर पाते हैं, बार-बार कहते हैं सर यही चूक हो गई मेरे से, है कि नहीं रमेश सर? ठीक है, ये अभी देखिए हंस रहा है, जब एग्जाम देख निकलते हैं तब यही कहते सर ये वाला चूक गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आ जाइए, IMD की प्रतिभा 11वां संस्करण है, कुल 67 देश है, कितने देश हैं? 67 है, और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग 58 है, कितनी है? 58 है। अब देखिए यहाँ पे कोड क्या बनेगा? IMD की प्रतिभा, ठीक है, अब देखिए स्विट्जरलैंड यहाँ पर भी नंबर 1 है, तो IMD की प्रतिभा स्वीट, अब यहाँ पे बना सकते हैं IMD की प्रतिभा स्वीट, IMD की प्रतिभा स्वीट, ठीक है, IMD की प्रतिभा स्वीट। अंतिम पे कौन सा देश है इसमें देख लीजिए बस, मंगोलिया, ठीक है, हाँ, तो अंतिम पे मंगोलिया है, IMD की प्रतिभा स्वीट मंगोल, स्वीट मंगोल, उसके बाद क्या जाएगा? हाँ स्वीट मंगोल, हाँ 58/67, 58/67, ठीक है, यानी IMD की प्रतिभा स्वीट मंगोल 58/67। आपको एग्जाम के टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना याद कर लीजिएगा, IMD की प्रतिभा स्वीट मंगोल 58/67। इसके अलावा कुछ भी पढ़ के मत जाइएगा, जितना भी है सब आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। मोहित सर, सौरभ सर, स्वीट मैंगो कर लेते हैं सर, ज्यादा सही है, क्या पता। स्वीट मंगोल, स्वीट मैंगो, मैंगो वेरी गुड, स्वीट मैंगो कर लीजिए आप, स्वीट मैंगो कर लीजिए, स्वीट मैंगो 58/67, ये भी सही है। सनाया मैम, सनाया मैम आपका क्वेश्चन। सर जो आप बोल रहे हो बुक में कि एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं? मैम सब बुक से ही मैं कोड बना दे रहा हूँ, क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है फिर? तो सर एक बार और बता दीजिए। IMD की प्रतिभा, IMD की प्रतिभा स्वीट मैंगो, IMD की प्रतिभा स्वीट मैंगो 58/67, ठीक है, 58/67। IMD इस रैंकिंग को जारी करने वाली संस्था है। प्रतिभा यानी टैलेंट रैंकिंग कौन जारी करता है? IMD जारी करती है। नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए जल्दी से। स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी जी निधि मैम बताइए आप। बर्न, ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है। चलिए
और सिंगापुर है, लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग की खासियत क्या बताई गई है, कौन बताएगा लग्जमबर्ग की खासियत? हैंड रेज कीजिए, लग्जमबर्ग की खासियत कौन बताएगा? ऐश्वर्या मैम बताइए आप। सर सी लेवल से नीचे। हाँ, सी लेवल से नीचे कौन कौन से देश स्थित है? रमेश सर आप बताइए, सी लेवल से नीचे कौन कौन? बेनिलक्स, ठीक है। हाँ, कौन कौन सर? बेल्जियम, नॉर्वे, लग्जमबर्ग। सर नी से नॉर्वे आएगा। कोड याद रखें, उसको डिकोड भूल गए। चलिए ठीक है। अब वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 56 थी, ठीक है। बता दीजिए। बेनिलक्स, बेनिलक्स। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को इनर 6 आउटर 7 बता दिया क्या है मैंने आप लोगों को? एक लोग बोलिएगा, इनर 6 और आउटर 7 बताया क्या आप लोगों को? नहीं सर। इनर 6 आउटर 7 नहीं बताया है? चलिए नोट कर लीजिए, पहले इनर 6 लिखिए, इनर 6, इनर 6 बाहर पेज पे आप लोग नोट कीजिएगा, इनर 6। सर स्पेलिंग भी बोलते चलिए। इनर 6 है, इनर 6 मतलब इनर की स्पेलिंग मुझे बतानी पड़ेगी क्या, आई डबल या नहीं यार? 6 है या 6 है? 6 SIX, इनर 6, इनर 6। इनर 6 के लिए कोड पहले लिखिए, बेनिलक्स जईफा, बेनिलक्स जईफा। बेनिलक्स सर। बेनिलक्स, उसका जईफा, जर्मनी इटली फ्रांस, इसी का है जईफा, बेनिलक्स जईफा, बेनिलक्स जईफा। हो गया बेनिलक्स। रुकिए मैं पूरा डिकोड कर रहा हूँ, बस अभी कोड लिखिए, बस जर्मनी अभी बता रहे हैं, पूरा डिकोड कर रहे हैं। बेनिलक्स जईफा, ठीक है। तो बेल्जियम, फिर नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फिर जर्मनी, इटली और फ्रांस, जर्मनी, इटली और फ्रांस, जर्मनी, इटली और फ्रांस, ठीक है। ये जो है इनर 6 के देश हैं। किसके देश हैं? इनर 6 के देश हैं। और ये किस लिए बने थे पता है? कैसे बने थे ये सब कैसे बने थे? देखिए इनर 6 आई थिंक ईयू से रिलेटेड है नहीं? जी मैम, ईयू की जो बेस पॉइंट है यहाँ से शुरुआत होती है। इनर 6 जो बनना शुरू होता है, पहले इनर 6 बनता है, ठीक है। इनर 6 में 25 मार्च 1957, डेट डाल दीजिए आप लोग, 25 मार्च 1957 को बनता है इनर 6। कितने सदस्य मिलते हैं? इनर 6, ठीक है। 1957 में, 1957 में ये 6 सदस्य मिलकर बनाते हैं क्या? 6 सदस्य, 6 देश मिलकर बनाते हैं इनर 6। यानी ये 6 सदस्य मिलके आपस में कुछ कॉमन मार्केट को लेके, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को लेके, कुछ कॉमन मार्केट को लेके ये अपनी शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके कुछ समय बाद, यानी थोड़े ही दिनों बाद, आउटर 7 की घोषणा होती है। किसकी घोषणा होती है? आउटर 7। अब डालिए आउटर 7, आउटर 7, आउटर 7। जो आउटर 7 है, इसमें 7 देश हैं। कितने हैं? 7 देश हैं। अब इसका कोड आप लोग लिखिए, SSBP NDA, SSBP NDA, SSB, SSB जो भारत का है ना, सीमा सुरक्षा बल, SSBP। उसके बाद क्या हो जाएगा? NDA, SSBP NDA, SSBP NDA, ठीक है। ये आउटर 7 है, ठीक है। आउटर 7 है, इसकी स्थापना होती है स्टॉकहोम में। कहाँ होती है? स्टॉकहोम में। ये कई दिन से मैं सोच रहा था बताने के लिए, आज अचानक से आ भी गया, ठीक है। अचानक से मेरे सर, ठीक है, दिमाग में आ गया। चलिए, तो अब इसको पहले डिकोड कीजिए। पहले सब लोगों ने कोड सही से लिखा है ना? SSB जो सीमा सुरक्षा बल का SSB है, SSB, और उसके बाद P यानी P फॉर पैरेट, ठीक है, P फॉर पैरेट। फिर NDA यानी जो भारत की जो बीजेपी के जो अलायंस है उसे NDA बोलते हैं। इसी से मैंने बना दिया SSBP NDA, SSBP NDA, ठीक है। सभी लोगों ने नोट कर लिया इसको? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर मैं इसको डिकोड करूं।
सर स्थापना वर्ष एक बार बोल दीजिए। अच्छा, स्थापना वर्ष 1960 में, ठीक है, सभी का हो गया 1960। अब एक एक को डिकोड करिए। एस से हो जाएगा स्विट्जरलैंड, पहले एस से क्या हो जाएगा स्विट्जरलैंड, और सब लोग राजधानी बताने के लिए तैयार रहिए, जितना देश अभी बताना सबकी राजधानी अभी पूछ रहे हैं। स्विट्जरलैंड हो गया। फिर दूसरे यस से हो जाएगा स्वीडन, दूसरे यस से क्या हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन की राजधानी बताएंगे सौरभ सर, स्वीडन की राजधानी। वंशिता मैम आप बताइए। तो ध्यान नहीं आ रहा है। स्टॉकहोम। सर ये सुनने के लिए नहीं सुनेंगे कि ध्यान नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल भी। स्टॉकहोम। ओके, स्टॉकहोम सर अभी मैं बोलते हुए जा रहा हूँ स्टॉकहोम में हुआ है, तभी ध्यान नहीं दौड़ा पा रहा है कि वहां पे भी हो सकता है स्टॉकहोम। चलिए, उसके बाद स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। फिर बी से हो जाएगा ब्रिटेन, बी से क्या हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। वैसे ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, और इसको कोई बताना चाहेगा, एक बार हैंड रेज करेंगे आराम से, कौन बताना चाहेगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और कोई चीज। जी अनिमा मैम आप बताइए। ये जो तीन देश हैं यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन और दो और कौन से हैं तो अमित सर आप क्लियर कीजिए। ब्रिटिश द्वीप समूह में सर एक ग्रेट ब्रिटेन आता है, एक आयरलैंड आता है सर जी। तो ग्रेट ब्रिटेन में जो है इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। और ये वेल्स और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड द्वीप का ये मिलकर जो है यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ओके। और इसी यूनाइटेड किंगडम में जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड मिलकर ये क्या बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके। मतलब ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड मिलके, और ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं वेल्स और स्कॉटलैंड। देखिए ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से आते हैं पहले देखिए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है। चलिए और यूके में आ गया वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। रुकिए सर हम क्लियर करते रहे, पहले एकदम अच्छे से सुनिए आप लोग। इंग्लैंड अलग है, स्कॉटलैंड अलग है, वेल्स अलग है, उत्तरी आयरलैंड अलग है। जब खेल में प्रतिनिधित्व करना होता है, खेल में या किसी ऐसी जगह पे, तो वहां पर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड अलग अलग जाते हैं, ठीक है। जब कोई ऐसी जगह पे प्रतिनिधित्व करना होता है तो ब्रिटेन को रखा जाता है। कहाँ पे जाते हैं, ब्रिटेन को रखा जाता है। ब्रिटेन में 3 अक्षर हैं, ऐसे पकड़ सकते 3 अक्षर हैं, इसमें 3 है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिला के बनता है ब्रिटेन। क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड है। जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं तो शामिल हो जाता, बन जाता है ये यूनाइटेड किंगडम। हाँ, तब क्या बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। यानी जब राजनैतिक रूप से कहीं प्रतिनिधित्व करना होता है तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ये क्लियर हो गया ब्रिटेन का ये स्टोरी, समझ में आ गई सबको, किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके ओके देखिए सर एक बार हम बता दें फिर से। मैं बता रहा हूँ, हमेशा रुक जाइए, हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पे 4 गोले बनाइए, 4 छोटे छोटे गोले बना दीजिए, 4 छोटे छोटे गोले बना दीजिए। अगर बना लिए हों तो सबसे पहले लिख दीजिए एक गोले में इंग्लैंड, एक गोले में लिख दीजिए इंग्लैंड, दूसरे में लिख दीजिए वेल्स, ठीक है, दूसरे में लिख दीजिए वेल्स, तीसरे में लिख दीजिए स्कॉटलैंड, तीसरे में लिख दीजिए स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में ग्लासगो है, क्या है, ग्लासगो, जहां पर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक चौथा जो गोला है वहां लिख दीजिए उत्तरी आयरलैंड। वो बड़ा पूरा गोला जो है उसमें से 2 पार्ट कर लीजिए, एक तरफ उत्तरी आयरलैंड लिख दीजिए और एक तरफ आयरलैंड लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपको समझना है जो इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ये तीनों खेल और का जब प्रतिनिधित्व करना, जैसे ओलंपिक में भागीदारी करना हो, जो करना हो, तो ये ऐसे जाते हैं अपना अपना लेके, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हो। लेकिन जब कहीं पर जो भौगोलिक रूप से दिखाना होता है तो ग्रेट ब्रिटेन को दिखाता है, और पॉलिटिकल रूप से यानी जब राजनीतिक रूप से किसी देश का प्रतिनिधित्व करना है तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। अब समझिए ग्रेट ब्रिटेन में 3 अक्षर है, ठीक है, ब्रिटेनो 3 अक्षर आ रहा है, तो 3 पकड़ना है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। समझ में आ रहा है आप सबको, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। उसके बाद जब यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाएगा, आपको हमेशा याद रखना है यूनाइटेड चीज जहां जुड़ती है, यूनाइटेड मतलब कोई भी चीज यूनाइट हो गई है, यानी अब उत्तरी आयरलैंड भी इसमें यूनाइट हो जाएगा, उत्तरी आयरलैंड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा
यूनाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ये चीज? अब क्लियर हो गई? यस सर। और किसी को सर इसका कोड हो सकता है न्यूज, यूके का न्यूज हो जाएगा सर। यूके का एन से नॉर्थ, हाँ यूके में न्यूज है, मतलब न्यूज कोड हो जाएगा NEWS। तो नॉर्थ आयरलैंड हो जाएगा, ई से आपका वो हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, W से वेल्स हो जाएगा, S से स्कॉटलैंड। वेरी गुड, ये बहुत सही है। यूनाइटेड किंगडम न्यूज सुना रहा है, बस याद कर लीजिए। यूनाइटेड, यूके में न्यूज। हाँ यूनाइटेड किंगडम के लोग न्यूज सुना रहे हैं। ओके, बहुत सही है ये भी। अब तो किसी को नहीं भूलना चाहिए, सभी लोग न्यूज सुनाते ही हैं। यूनाइटेड किंगडम के लोग भी न्यूज सुना रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के लोग भी न्यूज सुना रहे हैं। ठीक है, सबका क्लियर हो गया? चलिए ब्रिटेन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन से आगे बढ़ते हैं। जो सर जी 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 सर, जब उत्तरी आयरलैंड के अलावा जो है, जब आयरलैंड भी जुड़ जाएगा तो उसको फिर ब्रिटिश द्वीप समूह, हाँ ब्रिटिश द्वीप समूह कहेंगे, तब ब्रिटिश द्वीप समूह कहें। तब तो द्वीप समूह जब बोला जाएगा तो अपने आप दिमाग लगा लेना, द्वीप समूह तो पूरा आ जाएगा ना, कई सारे द्वीपों का समूह। ठीक है, तब आपको द्वीप समूह तो दिमाग लगा ही लेंगे। मेन दिक्कत करता है ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम को लेके, कि किसमें कौन से शामिल है। लेकिन हमें लगता है कि अब सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को बचा नहीं होगा। अगर एग्जाम में आ जाए तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। यूके में न्यूज हो जाएगा, और अगर ग्रेट ब्रिटेन करना है तो EWS जो कोटा है वो हो जाएगा। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन EWS, ये भी सही है, ब्रिटेन वाले EWS और यूके का न्यूज हो जाएगा। चलिए बहुत सही, ये तो और भी अच्छा हो गया। चलिए, तो अभी देखिए हम लोग ग्रेट ब्रिटेन और यूके नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है किस चीज को, आउटर सेवन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? आउटर सेवन को। तो एक यस से हो गया स्वीडन, एक यस से हो गया स्विट्जरलैंड, बी से हो गया ब्रिटेन, और पी से होगा पुर्तगाल। पी से क्या होगा? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। जी वंशिता मैम बताइए आप। लिस्बन। लिस्बन। लिस्बन किस नदी के किनारे है? हिमांशु सर, लिस्बन किस नदी के किनारे है? टैगस। मैम आपसे नहीं पूछा गया है ना, हमें पता है कि हिमांशु सर को नहीं पता था। जल्दी से हाथ हैंड रेज हटाएं। हिमांशु सर आपको पता था? सॉरी सर, नहीं पता। क्योंकि जैसे मैंने प्रश्न डालना शुरू किया आपका हैंड रेज हट गया, मुझे लगे तुरंत आपको नहीं पता था। चलिए, जिससे पूछा जाए उसे बताने दीजिए, क्योंकि वो रैंडमली मैं सिलेक्ट करता हूँ कि किसे नहीं पता हो सकता है। ठीक है, यहाँ इतने हैंड रेज होते हैं, इसमें से रैंडम उठाया जाता है, इनको नहीं हो सकता, पहले उनको तो लाओ सामने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्बन जो है टेगस नदी के किनारे है, और नदी के किनारे बसे हुए शहरों को आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिए। एक प्रश्न यहाँ से बनेंगे, एक प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कोई भी बन जाए, वो मैच द फॉलोइंग बन सकता है, या फिर बन सकता है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या इनमें से कौन सा सही सुमेलित है करके बन जाए। स्टेटमेंट रिलेटेड प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, चलिए तो नाम बता दीजिए एक बार फिर। टेगस। टेगस, लिस्बन जो है टेगस नदी के किनारे है। कोड बना सकते हैं लिट्टे। लिट्टे। ठीक है, ठीक। लिस्बन जो है टेगस नदी किनारे लिट्टे। लिट्टे जो है श्रीलंका का संगठन है। लिट्टे जो है श्रीलंका का संगठन है। ठीक, चलिए क्लियर हुआ यहाँ से। पुर्तगाल हो गया, और उसके बाद NDA। एन से क्या हो जाएगा? नार्वे। एन से क्या हो जाएगा? नार्वे। नार्वे की राजधानी बताएंगे रमेश सर, नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो। चलिए ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों से जारी किया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में जारी किया जाता है? रुचि में, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में जारी किया जाता है? 6 क्षेत्रों में से वो 6 क्षेत्रों के नाम एक एक करके बताना। पल्लवी मैम आप एक बताइए। पल्लवी मैम। सर मेडिसिन में। ठीक है, वेरी गुड, मेडिसिन में। रूपाली मैम दूसरा आप बताइए। सर अर्थशास्त्र में। वेरी गुड, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ? कन्हैया सर। सर 1969। वेरी गुड, घोषणा कब हुई थी? सनाया मैम। सर नहीं पता। मैम 1967 में बताया गया है। नहीं पता है सर तो आप सुनेंगे नहीं हम। एक महीना तो नहीं पता शब्द हटा दीजिए सब लोग। सर 1968 है सर। 1968, हाँ सॉरी, 1968 में घोषणा हुई थी, और स्विट्जरलैंड का बैंक था। ठीक है, 300 वर्ष उसके पूरे हुए थे। ठीक, चलिए तो नहीं शब्द को हटा दीजिए किसी भी हाल में। नहीं शब्द, चूंकि एक महीने में नहीं शब्द जो आएगा
आप लोगों के लिए खराब आएगा। मेडिसिन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तीसरा बताएंगे रूपाली मैम। तीसरा सर साहित्य। साहित्य हो गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? रोहित सर। रोहित सर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? ऐश्वर्या मैम। साहित्य जाना फोसे, आप लोगों को कोड नहीं बताया गया था? साहित्य जाना फोसे। रोहित सर। जी सर, जैसे जॉन फोसे को। जॉन फोसे जी को सर, जॉन कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं ना? ये आप लोगों को बताया गया है, और ऐसे अगर एग्जाम में आएगा गलती करेंगे ये, निश्चित रूप से रिवीजन कर डालिए आप लोग। पूछेंगे हम पूरा 1 महीने तक, रट डालिए, चाहे जैसे भी करिए। 1 रोटी कम खाना, बैठिए खाइए, लेकिन रटिए इसको बैठ के, गलत नहीं होने देना है। जी सर। सर जी, मतलब ये जो नोबेल सर 23 या 24 दोनों को पूछ सकता है सर जी? सर अभी 23 का याद रखिए, 24 वाला तो अभी दिया गया है नवंबर में, पेपर तैयार हो गया इनका अक्टूबर में। ठीक है, आरओ में पूछेगा, आरओ में दोनों तैयार करके चलना पड़ेगा, आरओ में दोनों तैयार करके सब। ठीक है, चलिए अभी 3 क्षेत्र हो गए। साहित्य हो गया, साहित्य जाना फोसे हो गया, मेडिसिन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है? नितिन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया? जी, अर्थशास्त्र में क्लॉडिया गोल्डन। जी, किसके लिए देगा रूपाली मैम? किसके लिए देगा क्लाउडिया गोल्डन जी को? सर अमेरिका में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के लिए। वेरी गुड, ओके। चलिए अमेरिका में श्रम बाजार में चौथा बताएंगे, अगला बताएंगे नीलिमा मैम। अगला कौन सा क्षेत्र है? 30 में शांति। शांति। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 को किसे दिया गया था? कन्हैया सर। सर 2023 का शांति। मोहित सर। मोहित सर। नरगिस करके सर। नरगिस मोहम्मदी, ईरान की है नरगिस मोहम्मदी। मतलब नरगिस करके याद आ रहा है। 2023 के आरओ के प्री में पूछा गया प्रश्न है, उसके बाद भी आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। ये प्रश्न सीधा सीधा आया था कि किस क्षेत्र में दिया गया है। चलिए, तो पीस का हो गया। अगला बताएंगे ऐश्वर्या मैम, अगला क्षेत्र कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स, वेरी गुड। फिजिक्स का हो गया, और उसके बाद अगला क्षेत्र सचिन सर आप बताइए, अगला क्षेत्र कौन सा है? रसायन विज्ञान का है। ये जो 6 क्षेत्र हैं रसायन विज्ञान का, अब अलकेश सर बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी घोषणा नॉर्वे से की जाती है। ऐसे कौन से क्षेत्र की घोषणा है जो नॉर्वे से की जाती है? इन 6 नोबेल पुरस्कारों से किस क्षेत्र की घोषणा नॉर्वे से की जाती है? किसका? इकोनॉमिक्स। नहीं सर, इकोनॉमिक्स का नहीं है सर, इकोनॉमिक्स का नहीं। विशाल सर आप बताइए। विशाल सर। सर शांति का। वेरी गुड। शांति का जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से होती है, जबकि अन्य जो घोषणा होती है वो कहाँ से होती है? भूपेंद्र सर, अन्य जो घोषणा होती है वो कहाँ से होती है? अन्य जो घोषणा होती है, अमन सर आप बताइए। स्वीडन से। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से होती है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी कहाँ से होती है? स्टॉकहोम से होती है। चलिए, तो हम लोगों ने नॉर्वे से कर लिया आगे प्रश्न। उसके बाद डी से है डेनमार्क। डी से क्या है? डेनमार्क। डी से क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ठीक, कोपेनहेगन है। उसके बाद ए से है ऑस्ट्रिया। ए से क्या है? ऑस्ट्रिया। चलिए, एनडीए, यहाँ था एसएसबी एनडीए, उधर था बेनिलक्स जैफा। तो इनर 6 और आउटर 7 आप देख रहे हैं 3 वर्ष के अंतराल पर है। 3 वर्ष के पहले 1957 में बनता है इनर 6, 1960 में बनता है आउटर 7। ये अलग अलग संगठन है, लेकिन उद्देश्य लगभग एक समान था कि अपने। क्या रमेश सर? ए से क्या बताएं? ए से ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ए से ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन बताएगा? जी बताइए निधि मैम। सर वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वेरी गुड। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। चलिए, और जो लोग अभी क्लास ज्वाइन किए हैं वो लोग पेज नंबर 63 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 63 दृष्टि के। चलिए, तो यहां तक हो गया सबको। अब इसकी स्टोरी समझिए। इनर 6 और आउटर 7 ये दोनों पहले अलग अलग संगठन के रूप में काम कर रहे थे।
लेकिन इनका उद्देश्य एक था। उद्देश्य क्या था? अपनी बाउंड्रीज को समाप्त करके, आपस में जो टैरिफ को समाप्त करके जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जहां पर व्यापार जो है आसानी से किया जा सके। फिर धीरे-धीरे ये संगठन जो है ईयू का रूप धारण करता है और 1999 में आके जो है इसकी एक मुद्रा आ जाती है, ईयू मुद्रा। 1 जनवरी 1999 से ईयू मुद्रा लागू हो जाती है, ठीक है? और फिर ये अब तक 18 देश हैं शायद, 18 देश एक बार देख लीजिएगा, 18 देश हैं शायद जिन्होंने यूरो मुद्रा को स्वीकार किया है। जबकि जो ईयू है यानी ईयू जिसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं, इसमें वर्तमान में 27 सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? 27 सदस्य देश हैं। ईयू में कितने सदस्य देश हैं? 27 सदस्य देश हैं और इसका जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है? तो ईयू से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाए तो क्या आप लोग कर लेंगे या फिर कभी भी कंफ्यूजन है? कोई अगर किसी को कंफ्यूजन है पूछ सकता है। सनाया मैम, अनु सर, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? सर मेरा एक लोग बोलिए। सर एनडीए वाला डी वाला मेरा छूट गया। डी से डेनमार्क है मैम, डेनमार्क। जी क्लास में पूरा ध्यान लगा के रखिए आप लोग। सर इनर सिक्स के जो देश है उसको सर फिर दोबारा बता दीजिए। इनर सिक्स के देश दोबारा बता दिया जाए। जब बताया जा रहा था आप सो रहे थे या फिर कुछ और करने लगे थे? सर एक दो याद था, फिर सर दूसरा बताने लगे सर, फिर भूल गए। हाँ, वो याद रहता ही है। जब बताया जाता है तो सबको लगता है हमें याद है, नहीं लिखने की जरूरत है। बाद में समझ में आता है भूल गए। बेनीलक्स जईफा, बेनीलक्स जईफा, चलिए बेनीलक्स जईफा लिख लीजिए। अब हैंड रेज कीजिए तो सब लोग एक एक देश का बताने के लिए हैंड रेज कीजिए। कौन कौन बताना चाह रहा है? जिनको नोट करना सर। हाँ जी मैम। सर जो यूरो मुद्रा वाला आपने बताया था सर, वो 20 कंट्री है सर जो उसको एक्सेप्ट अच्छा, किया हुआ है, नहीं 27 में से 20 में। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा 18 और 20 में लेके कंफ्यूजन था, तो 20 आपने बता दिया, ठीक है, अच्छी चीज है। 20 देश हैं यूरो मुद्रा के। चलिए पहले बेनीलक्स को पहले पल्लवी मैम, बे से कौन सा देश है? पल्लवी मैम। बेल्जियम। वेरी गुड। मनीष सर बताएंगे नी से क्या है? नीदरलैंड सर। नीदरलैंड, वेरी गुड। महिमा मैम बताएंगी लक्ष्य से क्या है? लग्जमबर्ग। वेरी गुड। उसके बाद ज से क्या है हिमांशु सर? जर्मनी। हाँ, और उसके बाद निखिल सर बताएंगे ई से क्या है? सर इटली। इटली। भूपेंद्र सर आपका माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कर लीजिए बोलना हो तो। ठीक है, भूपेंद्र सर आप ही बता दीजिए फा से क्या है? फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी क्या है रमेश सर? सर पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है प्रदीप सर? तीन सर। सीन। और अभी हाल ही में जो ओलंपिक खेल हुआ है किस नंबर का था ऐश्वर्या मैम? सर 33rd। 33rd नंबर पे था। और ये किस नदी के किनारे हुआ मोहित सर? सीन नदी। सीन नदी किनारे है। और उसके बाद जर्मनी की राजधानी क्या है? कन्हैया सर, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। रुचि मैम बताएंगे बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री। बर्लिन किस नदी के किनारे? स्प्री। और जर्मनी का एक शहर है वान। जर्मनी का एक शहर है वान। वान किस नदी के किनारे है नितिन? वान किस नदी के किनारे है? वान किस नदी के किनारे है? रूपाली मैम? अश्विनी सर? जितने लोगों का नाम लिया ना अभी उठक बैठक सबको कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा। बान के राइन नदी किनारे नहीं बताया गया है? बान राइन नदी के किनारे नहीं बताएगा आप लोगों को? यहाँ ये आज शाम को लग रहा है चौथी या पांचवी बार बताया जा रहा वान राइन राइन नदी के किनारे है, ठीक है। और राइन नदी कहाँ पर गिरती है, किस जगह पर जाके गिरती है राइन नदी? राइन नदी कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है? साक्षी मैम बताइए आप। राइन नदी जी रोहित सर बोलिए, किस जगह पे जाके गिरती है? सर कैस्पियन में गिरती है। राइन कैस्पियन में जाती है। यूराल और वोल्गा कहाँ यूराल और वोल्गा कहाँ गिरती है? यूराल और वोल्गा कहाँ गिरती है? आप लोग आज छोड़ रहे हैं। कल से ना उठक बैठक करने के लिए तैयार रहिएगा। कल से पक्का उठक बैठक कराएंगे। इसमें ई बट नहीं सुनेंगे। आप लोगों को कितनी बार बताएगा राइन नदी कहाँ जाकर गिर रही है? कौन बताएगा राइन नदी कहाँ गिर रही है? उत्तरी सागर में जो नदी गिर रही है कहाँ? आप कैस्पियन सागर में ले जा रहे हैं आप लोग?
बंदरगाह जो है राइन के मुहाने पर है, रे- एम्स्टर्डम बंदरगाह। जी वही पकड़ना है, एम्स्टर्डम बंदरगाह है वहां पर। एम्स्टर्डम नहीं से रॉटरडैम। राटरडम है, राटरडम राटरडम है, हाँ राटरडम बंदरगाह है। ठीक है, एम्स्टर्डम भी उसी के आसपास है थोड़ा सा, लेकिन राटरडम बंदरगाह का नाम राटरडम है। ठीक है, वो हमेशा खुला भी रहता है, वो बंदरगाह हमेशा खुला रहता है। ठीक है, ये पिक्चर में तो आया है ना, आरोनिया पीसेस में आया है। जी 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 वही चीज है। और आप लोग सही बता दे रहे हैं, कुछ लोग मेरे निगाह पे टारगेट पे रहते हैं, और अगर इन लोगों से एक बार हम सुनेंगे ना, तो उठक बैठक करने के लिए निश्चित रूप से तैयार करिए, चाहे जैसे करिए। याद कीजिए, बिल्कुल भी ईट बट नहीं चलेगा। एक नंबर से अगर चूक जाएंगे ना, फिर बहुत पछतावा होगा, एक ही जान लीजिए। पर नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं होगा चलेगा, लेकिन जो रात 12 बजे तक जाके आप पढ़ रहे हैं साथ में ना, इसका परिणाम भी दिखना चाहिए सामने। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा कोई भी। मतलब आप और रोहित सर, आप कहाँ उसको लेके जा रहे हैं? आप लोगों को सीधा कोड बताया गया ना, यूवी कैसे गिरी। मतलब कैस्पियन सागर में 2 ही नदियां गिरती हैं। उसके बाद डान, डेन्यूब, नीपर, निस्टर बताया गया आपको काला सागर में जाती है, जिसमें से डान को अलग कर दीजिए, वो अजोब सागर में गिरता है। सब कुछ आप लोगों को एक-एक बार नहीं, 4-4, 6-6 बार बताया जा रहा है। अकेले पढ़ेंगे हो सकता हो नहीं दिमाग में आए बार-बार, लेकिन इतनी बार सर ये बस सर ये यूवी का मैंने नोट किया था। हाँ। सर प्लीज यूवी वाला मैंने नोट किया था, उसके बाद वाला प्लीज एक बार हमें बता दीजिए। यूवी उसके कैसे बाद का गिरी? जो भी आप यूवी कैसे गिरी? हाँ ये तो मैंने नोट किया था। तो ठीक है, उसके बाद सर कुछ और नहीं था, लाइन से ही बताते जाते हैं। डान, डेन्यूब, नीपर, निस्टर, ये गिरती है काला सागर में, जिसमें से डान है वो गिरती है अजोब सागर में। डान कहाँ गिरती है? अशोक सागर में गिरती है। ठीक है, ऐसे पढ़ाते समय ऐसे बोल देते हैं बीच में। तो अब बताइए, ईयू से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप लोगों सर का डान, डेन्यूब, नीपर और निस्टर, डान, डेन्यूब, नीपर, निस्टर, ये तीनों कहाँ गिरते हैं? ये 4 है, 4 है सर, कहाँ गिरती है? 4 गिरती है सर। नीपर निस्टर। हाँ, ये गिरती है ब्लैक सी में, ब्लैक सी, जिसमें से जो डान है वो अजोब सागर में गिरती है। डान कहाँ गिरती है? अजोब सागर में। तो सर हम ये कैसे कह रहे हैं फिर डान, डेन्यूब, नीपर, निस्टर ये चारों सर जैसे ब्लैक जो अजोब सागर है वो काला सागर से सटा हुआ है। कभी-कभी ऑप्शन में अजोब सागर ना देके सीधे काला सागर दे देता है। अच्छा सटा हुआ है। हाँ, कभी-कभी ऑप्शन में अजोब सागर ना देके वो काला सागर को दे देता है। ठीक है, तो हर उस प्रश्न को तैयार कर लिया गया है। ये 2017 से काम करते आ रहे हैं। जी सर। सर अंगारा जो रिवर है जी, ये तो गिरती है प्रशांत महासागर में, लेकिन ओखोटक सागर में गिरती है। हाँ, ओखोटक सागर में गिरती है। देखिए, प्रशांत महासागर भी दे सकता है, ओखोटक भी दे सकता है। ठीक है, ओखोटक भी दे सकता है, प्रशांत भी दे सकता है। तो दोनों याद रखना है आपको कि प्रशांत महासागर से संबद्ध है। अगर वो महासागर दे देगा तो महासागर लगा दीजिए, अगर ओखोटक सागर देता तो सागर लगा दीजिए। ठीक है, आपको दोनों तरह से तैयार रहना। पता चला कि हम एक और है सर, जैसे वांगहो नदी है जी, ये गिरता है पीला सागर में, लेकिन वहाँ पर एक वुहान की खाड़ी है, वहाँ गिरती है। हाँ, वांगहो जो नदी है वो भी इम्पोर्टेंट है। वुहान की खाड़ी। हाँ, वुहान, की खाड़ी। वुहान जहां से निकला हुआ था, जो माना जाता है कि जो कोरोना का कोरोना क्या बोलते हैं, वायरस, कोरोना जो वायरस था, जहां से उनका माना जाता है कि वुहान लैब से माना जाता है। ठीक है, क्या है? हाँ बोहाई की खाड़ी है, बोहाई की खाड़ी। हाँ, वो बोहाई की खाड़ी है, वुहान दूसरा चीज है, बोहाई की खाड़ी। चलिए, तो ये सारी क्लियर हो गई है। आगे आइए दृष्टि पे। ये इनर 6 आउटर 7 और उसके बाद ये सारी चीजें, ज्योग्राफी हिस्ट्री का कुछ चीजें हुआ रिवीजन। आप लोग आइए अब फिर से पेज नंबर 63 के पास, पेज नंबर 63 पे आइए। ये हो गया था, यानी आईएमडी की प्रतिभा स्वीट मैंगो 58/67, स्वीट मैंगो 58/67। और याद रखिएगा 2023 आमूर है, आमूर। उसका सिरदरिया अमूदरिया कहाँ पे गिरती है? इसी बहाने बता दीजिए। सिरदरिया अमूदरिया अरल सागर में गिरती है। अरल सागर किन दो देशों के सिर, रुक जाइए। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अच्छा, सब मतलब प्रश्न पूछने से पहले आप लोग बता दीजिए, किसी का नाम लेना हम चाह रहे थे कि देखो उसको याद नहीं। आमूर के बारे में और बात है जी, रसिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, रसिया और चाइना के बॉर्डर पे चलती है। वैसे रियो ग्रांडे नदी किन के बीच सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी, हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए। जी नितिन, नितिन बताओ।
यूएसए और मैक्सिको के बीच। यूएसए और मैक्सिको के बीच बनाती है। वैसे और कौन सी नदियां जो सीमा साझा करती हैं? और कौन सी नदी है जो सीमा साझा करती है दो देशों के बीच में? रोहित सर आप बताइए कोई एक नदी का नाम। अमन सर बताइए। तो ब्रह्मपुत्र रिवर है। हाँ ब्रह्मपुत्र भी रिवर मतलब पूरी तरह से सीमा नहीं बनाती लेकिन है, सीमा साझा करती है। ठीक है। एक सर इरावदी रिवर है। एक सर साल्विन रिवर है। साल्विन। चलिए इरावदी रिवर है और कोलोराडो रिवर है। कोलराडो, हाँ कोलराडो है, कोलराडो। जाम्बेजी नदी भी है। जाम्बेजी है। अब देखिए कई सारी निकल के आ गई। सर ओडर नदी है जो जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। जी ये सबसे ज्यादा यही मेरे दिमाग में था, जर्मनी वाली ही, जर्मनी और पोलैंड की। उसे राइन नदी भी बनाती है। राइन नदी बनाती है। नीदरलैंड, जर्मनी। हाँ राइन नदी। जर्मनी। ठीक है अब देखिए कितने सारे निकल के आ गए एक साथ क्वेश्चन में। इरावदी रिवर भी है सर। इरावदी, हाँ चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीलम भी थोड़ी बहुत के लिए भारत पाकिस्तान। यूराल रिवर जो है वो क्या कहते हैं महाद्वीप का सीमा बनाती है, यूरेशिया और यूरोप और एशिया, यूरेशिया का नहीं सर, यूरोप और एशिया। चलिए ठीक है बस रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 में। ठीक है, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है सितंबर 2024 में फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ठीक। वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में जो आंकड़े जारी किए गए फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है, और ये जीडीपी के आधार पर, ठीक है, जीडीपी के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर जापान है, और 5वां रैंक जो है भारत का है। अब यहां से आपको याद रखना है ACJ, ठीक है, ACJ, फिर जा भारत में, ACJ जा भारत में, इसे बना लीजिए। वैसे सबको याद रहेगा, लगभग यही है, भूलिएगा मत। जापान और जर्मनी में कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, जापान और जर्मनी में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आपको याद रखना कि भारत जो है जापान से साथ मैत्री संबंध बना के रखता बहुत ज्यादा। भारत और जापान के बीच जो है मैत्री संबंध बहुत गहरे हैं, और इस मैत्री संबंध की वजह से भारत के साथ जापान सटा रहेगा, भारत और जापान। ठीक है, ACJ भारत में याद रखना है। और इसके बाद अन्य जो दिया हुआ है ना, यूरोस्टे की कितना है, भारत का कितना है, तो भारत की जो जीडीपी है बस इतना देख लीजिए, $4.1 ट्रिलियन है, $4.1 ट्रिलियन है। ठीक है, $4.1 ट्रिलियन है। प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है 33.14 है। ठीक है, 33.14 US डॉलर है। ठीक है, 33.14 है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मत देखिएगा। सर ये आप जापान की बता रहे हैं। अरे सॉरी मैम, सॉरी भारत के 3.94 है। सॉरी मैं जापान नीचे चला गया था, सॉरी। अब भारत की जो है 3.94 है, भारत की कितनी है? 3.94 है। और जो भारत की जो US डॉलर है 2.73 है। बस आप इसे बस इतना ध्यान देके बढ़ जाइए आगे। इसमें से प्रश्न आएगा भी नहीं, पहले बता दे रहा है, देख लीजिए एक बार, आएगा नहीं प्रश्न, प्रश्न ऊपर वाला ही आएगा। ACJ जा भारत में, मतलब प्रश्न पूछेगा नंबर 1 पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन है, या क्रम पूछ लेगा। भारत का रैंक 5वां है, सबको पता रहेगा भारत का रैंक कितना है, 5वां है। इंडिया में 5 अक्षर है, 5 लेटर है, वहां से हो जाएगा 5वां अक्षर। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ACJ भारत में। ठीक, इतना देखिएगा, उसके बाद पढ़ने का मन करे पढ़ लीजिए। सब लोगों के अंदर टैलेंट है, कुछ और प्रश्न इंपॉर्टेंट निकल सकता है, पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उसको मैंने फैक्ट ले लिया है। इसके अलावा और भी कुछ ज्यादा हमको नहीं लग रहा है। अगस्त 2024 में जारी की गई है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ठीक है, यानी दान देने वाले चैरिटी और फाउंडेशन जो दान देते हैं। ठीक है, तो चैरिटी और फाउंडेशन के द्वारा, चैरिटीज और फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 जारी किया गया। क्या जारी किया गया है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024। और इसमें कुल 142 देशों को शामिल किया गया। कितने? 142 देशों को शामिल किया गया है। इसमें नंबर 1 पर इंडोनेशिया है। ठीक है, सर्वाधिक उदार देश है भाई साहब, ये इतना ज्यादा दान देता है कि नंबर 1 पे आ चुका है यहाँ पर, यानी चैरिटी में बहुत ज्यादा दान दिया जाता है। और भारत के लोग तो दान देने में आप जान ही रहे, 26वें नंबर पर है। भारत के लोग जो है दान देने में 26वें नंबर पर हैं। अब इसे कोड आप देख सकते हैं, इसका कोड क्या बनेगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, यानी क्या जाएगा, चैरिटी गिविंग, चैरिटी गिविंग, चैरिटी गिविंग, चैरिटी गिविंग, चैरिटी गिविंग इंडो, चैरिटी गिविंग इंडो 26/142, 26/142, 26/142, चैरिटी गिविंग इंडो, चैरिटी गिविंग इंडो 26/142, 26/142। ठीक है,
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ठीक है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में चैरिटी गिविंग इंडो, किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए प्लीज सर। किसी का एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या चीज? चैरिटी गिविंग इंडो 26/142, चैरिटी गिविंग इंडो 26/142, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंडो केसी, इंडो केसी अगर इसको बना लीजिए, अगर 1 2 3 पूछेगा तो इंडो केसी आप लोग लिखे रहिएगा, वैसे पूछेगा नहीं, पूछ लिया तो हम लोग याद रखेंगे इंडो केसी, ठीक है। इंडो केसी, इंडो केसी। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि याद करके बैठे, बस 2 4 बार बोल लीजिएगा इंडो केसी, इंडो केसी। जब एग्जाम में आएगा ना तो अचानक से दिख जाएगा इंडो केसी, अच्छा हाँ ठीक है इंडो केसी है, मार दिया जाएगा, ठीक है। बहुत याद करने का मतलब गिविंग में है क्या है, ये सब मत कीजिएगा, बस सीधे इंडो केसी याद रखिए। एग्जाम में जैसे दिखेगा इंडो केसी, मैंने कुछ कोड पढ़ा हुआ था, वहाँ ये यहाँ से मिल रहा है, आंसर सही हो जाएगा। आगे जी, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें जो है, ठीक है, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें, ठीक। अभी इसी से संबंधित आप लोगों को टेस्ट में प्रश्न डाला गया था, कौन बताएगा? टेस्ट से संबंधित उस प्रश्न को किसने देखा था? टेस्ट से संबंधित उस प्रश्न को किन किन लोगों ने सॉल्व किया और पकड़ा है? प्रदीप सर और कोई? भूपेन्द्र सर और मतलब 80 लोगों की क्लास में 70 लोगों में जो क्लास जुड़े हैं, मतलब 4 या 5 लोगों ने इस प्रश्न को देखा है। और ये भारत से जुड़ी हुई खदान है, ये खदान भारत से जुड़ी हुई है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खदान है ये, भारत से जुड़ी हुई है ये खदान, और इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसे ध्यान नहीं दिया है, मतलब 4 5 लोग खाली ध्यान दिए हैं, और आ जाएगा तो कहेंगे सर ये तो पता ही नहीं थे आप, कैसे करें? जबकि टेस्ट में ये पहले भेजा चुका है आपको, टेस्ट में ये पहले भेजा जा चुका है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान में से जो खदान है गेवरा ओपन कास्ट खदान, गेवरा ओपन कास्ट खदान दूसरे नंबर पे। अब इसे देखिए पहले, देखिए वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। यानी कितना? 100 मिलियन टन, यानी जो गैसीफाई किया जाएगा कोयले को गैसीफाई किया जाएगा कितना? 100 मिलियन टन गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया, गैसीफाई किया जाएगा। और इसमें जुलाई 2024 में जो जारी किया गया आंकड़ा, विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है ब्लैक थंडर माइन। कौन सी है? ब्लैक थंडर माइन जो है विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है, विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है, अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है 2023 में इसे ग्रीनफील्ड खदान कर दिया गया था, ब्लैक थंडर को, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे क्या है, खदान में कम सल्फर युक्त सब ब्यूटिमिनस कोयला पाया जाता है। कौन सी कोयला है? ब्यूटिमिनस है। वैसे कोयले के कितने प्रकार है, कौन कौन बताएगा? कोयले के कितने प्रकार है जी? वंशिता मैम बताइए आप एंथ्रासाइट, जी। एक रुक जाइए, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस। हिमांशु सर अगला बताइए। लिग्नाइट, लिग्नाइट। और बताइए प्रदीप सर। पीट, पीट, ठीक है, पीट। अब अगर जिसको नहीं याद है एबीपी ली बना लीजिए, एबीपी ली, ठीक है, एबीपी, ठीक है। एबीपीएस है ना, अखिल भारतीय स्टूडेंट एबीपीएस, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है। तो ऐसे मैंने बना लिया एबीपी ली, ए से एंथ्रासाइड, बी से ब्यूटिमिनस, बी से पीट, ली से लिग्नाइट। जो लिग्नाइट का एकमात्र संयंत्र है भारत में, लिग्नाइट का एकमात्र संयंत्र वो कहाँ पर है? कन्हैया सर बताइए। सर तमिलनाडु में नेवेली में। हाँ, निवेली में है, ठीक है। चलिए, और पीट कोयला, इसमें सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? शुभम सर, सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइड को। और सबसे खराब कोयला किसे माना जाता है नितिन? सर पीट को माना जाता है। और कोड सर AbLp बनाएंगे तो ये कोयले का क्रम, मतलब एंथ्रासाइड सबसे अच्छा, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। चलो ये भी अच्छा, AbLp बना लो, AbLp, ठीक है, AbLp, ठीक है। अच्छे से घटते हुए गुणवत्ता के क्रम में रहेगा, अच्छे से घटते हुए गुणवत्ता के क्रम में रहेगा, ठीक। चलिए, तो दुनिया में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? दुनिया में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? सुनिए सर जी। निधि मैम आप बताइए। वेरी गुड। ब्यूटिमिनस जो कोयला है, भारत में भी ब्यूटिमिनस पाया जाता है,
एंथ्रेसाइट जो कोयला कितने परसेंट पाया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला कितने परसेंट पाया जाता है भारत में? निधि मैम, एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कितने परसेंट पाया जाता है? कन्हैया सर? अप्रॉक्स 30%। नहीं मैम, ज्यादा बता दी, बहुत ज्यादा है। हिमांशु सर आप बताइए। 11%। नहीं तुक्का, रुक जाइए मैम, रुक जाइए। 5% 5। वेरी गुड, 5%, लगभग 5% है, ठीक है, लगभग 5%, बहुत कम मात्रा में, ठीक है, लगभग 5%, 5 या 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन अभी मतलब ये आया हुआ प्रश्न इसलिए मैंने पूछ लिया, ये प्रश्न आया हुआ है, आप लोग उसे ध्यान दे लीजिएगा एक बार, ठीक है। एंथ्रेसाइट की जो प्रतिशत मात्रा है दुनिया में भी बहुत कम है, ठीक है। यूटिमिनस सब जगह पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक। अब देखिए दूसरी जो खदान है गेवरा ओपन कास्ट जो है छत्तीसगढ़ में है, और ये दूसरे नंबर की खदान है। विश्व की 5 सबसे बड़ी खदानों में से एक जो है गेवरा ओपन कास्ट। प्रश्न यही था, गेवरा खदान किस देश से संबंधित है? प्रश्न यही था। कितने लोगों को याद आ रहा है कि वो प्रश्न यही था, गेवरा खदान किस देश से संबंधित है? नितिन, समझ में आ रहा है? यस सर। किस देश से था? इंडिया। और कितने लोगों ने इसे मतलब उस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद कितने लोगों ने पकड़ा हुआ कि इंडिया में हो सकती है विश्व की 10 सबसे बड़ी खदानों में से? मतलब तुक्का अगर मारे भी होंगे तो आप लोग भारत मार के आए हैं, बस 4-5 लोग। हाँ, 4-5 लोग, इतने लोगों में से। ये सब छोड़ दीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए, उसके बाद है खदान के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, ठीक है। इसी खदान जो है कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसके अलावा अब देखिए नीचे जो है तीसरे नंबर की खदान कहाँ गई? तीसरे नंबर। इसके बाद जो है वर्ल्ड डाटा के अनुसार कुसुमांडा ओपन कास्ट खदान जो है चौथे स्थान पर है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। कुसुमांडा ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शीर्ष 5 में 2 खदानें हैं, कुसुमांडा और गेवरा दोनों जो खदानें हैं वो छत्तीसगढ़ में है। कुसुमांडा और गेवरा दोनों खदानें कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कुसुमांडा और गेवरा कहाँ पर? दोनों खदानें छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। अब देखिए तीसरे नंबर पर अमेरिका की है नॉर्थ एंटेलोप। कौन सी है? नॉर्थ एंटेलोप है। और पांचवें नंबर पे है नॉर्थ सांसी। पांचवें नंबर पे कौन सी है? नॉर्थ सांसी है। पांचवें नंबर पे कौन सी है? नॉर्थ सांसी है। अब देखिए पकड़ लीजिए, ब्लैक थंडर अमेरिका, गेवरा भारत, नॉर्थ एंटेलोप अमेरिका, कुसुमांडा भारत, नॉर्थ सांसी चाइना। नॉर्थ सांसी कहाँ पर है? चाइना में है। अब ये पांचों याद रखना है, पांचों में से पक्का एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड डाटाज के अनुसार। किसके द्वारा? वर्ल्ड डाटाज के अनुसार, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आ गया या किसी को समझ में नहीं आया? प्लीज एक बार जल्दी बता दीजिए, किसी कोई दिक्कत, कोई ऐसा जिसे को समझ में नहीं आया यहाँ तक? चलिए, तो